क्लास 12 हम लोगों का जो लेसन चल रहा है पृथ्वी के चुंबकत्व और चुंबकीय पदार्थ, उसमें अब हम जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, है ना। पृथ्वी के चुंबकत्व के कुछ एलिमेंट्स हैं। इसके 3 एलिमेंट हैं। एक है हमारा दिक्पात कोण, दूसरा है नति कोण और तीसरा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ठीक है, तो पृथ्वी के चुंबकत्व के 3 एलिमेंट्स हैं बच्चों, ध्यान रखना। पहला हमारा दिक्पात कोण होता है, दूसरा नति कोण या नमन कोण होता है और तीसरा होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ठीक, अभी दिक्पात कोण क्या होता है? ये हमारा बच्चों क्या है? भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है, ये हमारा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा हमारी भौगोलिक अक्ष कहलाती है। ठीक, इस भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को, ये जो भौगोलिक अक्ष है इससे होकर जो प्लेन गुजरेगा ऊर्ध्वाधर प्लेन, इसे हम कहते हैं भौगोलिक यामोत्तर, ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहते हैं। ठीक ठीक इसी प्रकार से ये हमारा चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है, ये हमारा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव है। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। तो इस चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को हम कहते हैं, इस ऊर्ध्वाधर तल को हम क्या कहेंगे? चुंबकीय यामोत्तर। ठीक है, तो किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के जो बीच के कोण को हम बोलते हैं दिक्पात कोण। ठीक, अगर इसका हम डायग्राम बनाएं तो जैसे ये हमारा, इसमें आप देख सकते हो बच्चों, इसमें ये फिगर थोड़ा क्लियर है। ये हमारी भौगोलिक अक्ष दिखाई गई है। तो इस अक्ष से होकर हमारा ये वाला प्लेन गया। कौन सा प्लेन गया? ORQ'P'। तो ये हमारा हो गया भौगोलिक यामोत्तर। ठीक, ये हमारी चुंबकीय अक्ष है। इस चुंबकीय अक्ष से होकर जो हमारा ऊर्ध्वाधर प्लेन गया वो हमारा ये गया, ये है हमारा ORQP। तो ये हमारा चुंबकीय यामोत्तर है। तो इस भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच में ये जो कोण बना है अल्फा, इसे हम बोलते हैं दिक्पात कोण। ठीक है, समझ में आया? इस प्रकार से आप सीधी सीधी डेफिनेशन ये सकते हो कि भौगोलिक यामोत्तर, किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच के कोण को हम दिक्पात कोण या नमन कोण, दिक्पात कोण कहते हैं, नमन कोण नहीं, दिक्पात कोण कहते हैं, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। ठीक, अब नमन कोण या नति कोण क्या होता है? नमन कोण क्या होता है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जैसे मान लो ये हमारी एक मैग्नेटिक नीडल है, इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमारी ये है। ठीक, क्षैतिज दिशा ये है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षैतिज दिशा से जो कोण बनाती है इसे हम नमन कोण कहते हैं। ठीक है, नमन कोण वह कोण होता है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये वाली, ये अक्ष चुंबक की, और एक क्षैतिज दिशा है। तो इनके बीच का जो कोण होगा वो हमारा क्या होगा? वो हमारा नमन कोण होगा। ठीक, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षैतिज दिशा के बीच बना कोण क्या कहलाता है? नमन कोण या नति कोण। ठीक, जो चुंबकीय ध्रुव होते हैं, जो हमारे पोल्स होते हैं, पोल्स पर जो चुंबकीय सुई को अगर हम ले जाएं तो चुंबकीय सुई हमारी वहाँ पर क्या होती है? पोल्स पर जाकर जो नति कोण का मान होता है पोल्स पर 90 डिग्री का होता है। मतलब ये हमारी क्षैतिज दिशा होगी, जो चुंबकीय सुई होगी उसकी पृथ्वी की चुंबकीय दिशा हमारी इस तरीके से होगी। तो ये जो कोण होगा वो हमारा कितना होगा? 90 डिग्री का। ठीक, जो पोल्स होते हैं, पोल्स पर हमारे जो चुंबकीय सुई होती है वो क्या होती है? वो चुंबकीय यामोत्तर के लंबवत हो जाती है। ठीक है, तो ये जो कोण बनेगा हमारा 90 डिग्री का बनेगा। और निरक्ष पर क्या होता है? निरक्ष पर हमारी जो चुंबकीय सुई होती है वो चुंबकीय यामोत्तर के समांतर होती है। जब समांतर होती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी यही होगी, है ना, और क्षैतिज दिशा भी यही है। तो इनके बीच में क्या कोण बनेगा? 0 डिग्री का बनेगा। तो निरक्ष पर जो नमन कोण होता है वो 0 डिग्री का होता है, और जो पोल्स पर होता है नमन कोण वो 90 डिग्री का होता है। वो यही लिखा हुआ है, चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण 90 डिग्री का होता है, निरक्ष पर 0 डिग्री का होता है। ठीक है, तो जो चुंबकीय ध्रुव होता है वहाँ पर 90 डिग्री का क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर जो चुंबकीय सुई होती है वो तल के लंबवत होती है, इस तरीके से होती है। तो क्षैतिज दिशा से क्या कोण बनाएगी? 0 डिग्री कोण बनाएगी। और निरक्ष पर क्या होता है?
चुंबकीय सुई जो होती है वो पृथ्वी के तल के समांतर होती है, ऐसे होती है, तो जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा और पोज पर क्या बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। ठीक, अब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक ये क्या होगा बच्चों, ये कैसे निकालेंगे हम। हमने माना कि ये हमने एक चुंबकीय सुई को जो हमने ऊर्ध्वाधर लटकाया है ना, तो ये इसकी चुंबकीय अक्ष है। हमने माना ये चुंबकीय अक्ष है ये क्षैतिज से थीटा कोण बना रही है, ये हमारा नमन कोण हो गया। ठीक, अब इस चुंबकीय क्षेत्र बीई के हमने दो घटक किए, ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, हमने इसके दो घटक किए, एक तो हो गया ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक ही हमारा वर्टिकल कंपोनेंट, इसलिए हमने इसको बी एच लिखा और इसको बी वी लिखा। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है एंगल के साथ वाला हमेशा क्या होता है, कॉस में होता है, तो बी एच बराबर क्या हो जाएगा, बी ई कॉस थीटा। ये वर्टिकल है तो ये क्या हो जाएगा, बी ई साइन थीटा। अब हमने क्या किया, इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दिया। तो जब आप इनको स्क्वायर करके जोड़ोगे तो बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और हमने बी ई स्क्वायर को कॉमन ले लिया, हमारे पास कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचा, ये वैल्यू होती है हमारी 1। तो बी ई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर, यानी कि बी ई बराबर अंडर रूट बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। बी ई क्या है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है। जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट के स्क्वायर के वो अगर हम जोड़ दें और उसका अंडर रूट ले तो उसके बराबर होती है। अब जो एंगल हमें निकालना है tan थीटा, एंगल ऑफ हमारा ये नमन कोण जो होता है, एंगल ऑफ डिप जिसको बोलते हैं, तो उसको कैसे निकालेंगे। जो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 थी हमारी, हमने क्या किया, इस 1 का 2 में डिवाइड किया। जब इस 1 का आप 2 में डिवाइड करोगे तो बी ई से बी कट जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या बन गया, tan थीटा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर की है, बी बी अपॉन बी एच इज इक्वल टू बी ई से बी ई कट गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये वैल्यू हमारी होगी tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी वी अपॉन बी एच। तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स बी वी अपॉन बी एच। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एंगल ऑफ डिप हो गया। ठीक, अब उदासीन बिंदु क्या होते हैं बच्चों, उदासीन बिंदु क्या होता है कि जब हम चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं तो चुंबकीय बल रेखाओं के दोनों तरफ हमें दो ऐसे बिंदु मिलते हैं जहाँ से होकर कोई भी चुंबकीय बल रेखा नहीं गुजरती, और अगर आप उन बिंदुओं पर चुंबकीय सुई को रखते हुए तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, ऐसे बिंदुओं को हम उदासीन बिंदु कहते हैं। जैसे कि अगर आपको डायग्राम दिखाया जाए तो ये डायग्राम जैसे है, इसमें ये हमने क्या किया, एक चुंबक को रखा है, तो इसमें इस चुंबक का जो साउथ पोल है वो क्या है, नॉर्थ की तरफ है, और जो चुंबक का जो नॉर्थ पोल है वो हमारा साउथ की तरफ है। तो इसमें आप देख सकते हो कि क्योंकि चुंबकीय बल रेखा हमेशा हमेशा क्या होती है, नॉर्थ से शुरू होती है साउथ पे ख़त्म होती है, तो इस तरीके से जा रही है। आप ये देख सकते हो चुंबकीय बल रेखा हमारी इस तरीके से जा रही है, और ये दो बिंदु ऐसे हैं एक्स और एक्स डैश कि यहाँ से होकर कोई भी चुंबकीय रेखा नहीं गुजर रही है। तो इन बिंदुओं पर जब आप चुंबकीय सुई को रखोगे इस पर या इस पर, तो इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो इन बिंदुओं को हम बोलते हैं उदासीन बिंदु। ठीक है, तो इस केस में ये हमारी क्या होगी, ये जो बिंदु है वो हमारी चुंबकीय अक्ष पर ही स्थित है ना, चुंबकीय अक्ष पर स्थित है। हमने माना कि इसके सेंटर से और इस बिंदु तक की दूरी मान ली हमने क्या है, आर है। ठीक, तो होता क्या है बच्चों कि किसी बिंदु पर जब आप चुंबकीय सुई को रखते हो है ना, तो उस पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो दो चीज़ों का रिजल्टेंट होता है। किसका, एक तो चुंबक के अपने चुंबकीय क्षेत्र का, और दूसरा उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का। मतलब अगर मान लो मुझे इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है तो इस पर दो चुंबकीय क्षेत्र कार्य कर रहे हैं। एक तो जो आपने चुंबक रखी, इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर कार्य कर रहा है, दूसरा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक वो भी यहाँ पर कार्य कर रहा है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है उसके कारण ये कर्व जो हमको मिलते हैं, वो कर्व जो चुंबकीय क्षेत्र मिलता है वो वक्राकार रूप में मिलता है ना। तो चुंबक पे तो होता क्या है एक्चुअली कि किसी बिंदु पर जो होता है ये जो बिंदु है, इन बिंदुओं पर क्या होता है, इन बिंदुओं पर इस चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक दोनों कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इसलिए इन बिंदुओं पर रखने पर
चुंबकीय सुई में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो इन बिंदुओं पर जब कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, चुंबकीय रेखाएं नहीं गुजरेंगी, तो इनको हम क्या बोलेंगे, उदासीन बिंदु बोलेंगे। तो इस केस में जो बी होता है हमारा, बी हमारा क्या है, जो बी है हमारा वो हमने माना है चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। बी एच क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो उदासीन बिंदुओं पर ये दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये परिभाषा मैंने यहाँ पर लिखी है। उदासीन बिंदु क्या होते हैं कि चुंबक से कुछ दूरी पर ऐसे बिंदु होते हैं जहाँ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक परस्पर बराबर और विपरीत दिशा में होते हैं। तो ऐसे बिंदुओं पर जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होता है वो शून्य होता है और इन बिंदुओं से होकर कोई भी चुंबकीय रेखा नहीं गुजरती है, इसलिए ऐसे बिंदुओं को हम उदासीन बिंदु कहते हैं। ठीक, और जो डायग्राम अभी मैंने आपको दिखाया इस केस में, है ना, इस केस में B इज इक्वल टू बी एच होगा। अब ये जो पॉइंट है हमारा X, है ना, ये पॉइंट इस चुंबक की अक्ष पर स्थित है। तो इसके सेंटर से किसी दूरी r पर अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है तो फॉर्मूला आप लोगों को मैंने बताया भी था। B इज इक्वल टू क्या होता है, B इज इक्वल टू होता है, ये हमारा चुंबकीय अक्ष हो गया, तो μ0/4π2m/r³। ये हम पहले डिराइव भी कर चुके हैं, है ना। तो ये होता है, तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, BH के बराबर हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा, जब आप चुंबक के साउथ पोल को कब किस दिशा में रखते हो, नॉर्थ डायरेक्शन में रखते हो, पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की तरफ रखते हो। जैसे कि इस पिक्चर में मैंने रखा है, मैंने साउथ को नॉर्थ की तरफ रखा है और नॉर्थ को साउथ की तरफ रखा है। तब जो उदासीन बिंदु होंगे वो हमको चुंबकीय अक्ष पर ही मिलेंगे। ठीक है, तो उस केस में हमारा B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BH के बराबर, और B की वैल्यू किसके बराबर होगी, μ0/4π2m/r³। ठीक, अब इसके बाद एक डायग्राम और देखो बच्चों, इसमें हमने क्या किया, इस डायग्राम में हमने मैग्नेट को रखा तो है, लेकिन इसमें मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ की तरफ है और जो साउथ पोल है वो साउथ की तरफ है। तो आप ये देख सकते हो इसमें नॉर्थ से साउथ की तरफ इसमें भी हमारी ये जा रही हैं, ये चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं, लेकिन हमको जो उदासीन बिंदु मिल रहा है वो यहाँ पर मिल रहा है। ये उदासीन बिंदु कहाँ पर है, ये उदासीन बिंदु हमारी चुंबक की निरक्षीय रेखा पर। निरक्षीय रेखा क्या होती है, उसकी अक्ष के लंबवत, है ना। तो ये हमारी अक्ष है, हमने अक्ष के लंबवत ये रेखा खींची, तो इस अक्ष के लंबवत जो रेखा उस पर हमें उदासीन बिंदु मिलते हैं। तो हमने माना कि इन उदासीन बिंदु की चुंबक के केंद्र से उदासीन बिंदु की दूरी हमने मान ली ये दूरी हमारी r है। तो इस केस में जो B का मान होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, वो होगा हमारा μ0.45m/r³। आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला अगर फॉर्मूला याद हो आप लोगों को, तो हमने निरक्ष पर यही निकाला था, μ0.4π 1/4πε0 p/r³ निकालना था वहाँ पर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में। तो यहाँ पर μ0.4π हो जाएगा 1/4πε0 की जगह, P की जगह m हो गया और r³। तो ये किसके बराबर होगा, हमारा BH के बराबर होगा। लेकिन ये कब होगा, जब हम जो चुंबक का नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ की तरफ रखते हैं और साउथ पोल को साउथ की तरफ रखते हैं, तो जो हमको उदासीन मिलते हैं वो निरक्षीय रेखा पर मिलते हैं, यानी कि इसकी अक्ष के लंबवत मिलते हैं। उस केस में ये फॉर्मूला होगा। ठीक, और जब हम चुंबक के साउथ पोल को नॉर्थ की तरफ रखते हैं और इसके जो नॉर्थ पोल को साउथ की तरफ रखते हैं, तो हमको उदासीन बिंदु उसकी अक्ष पर ही मिलते हैं। और उस समय जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा μ0/4π2m/r³ इज इक्वल टू BH। ठीक, अब इसके बाद इस चुंबकन से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं बच्चों। पहली डेफिनेशन क्या है कि मैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। क्या होता है कि जब हम किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, है ना, तो वो पदार्थ हमारा चुंबकित हो जाता है, उसके अंदर चुंबक के गुण हो जाते हैं। पदार्थ में इस प्रकार उत्पन्न चुंबकत्व को हम प्रेरित, क्योंकि इसमें चुंबकत्व का गुण इंड्यूस्ड हो रहा है इसलिए इसे प्रेरित चुंबकत्व कहते हैं। और इस घटना को चुंबकीय प्रेरण यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। जैसे मान लो ये एक लोहे की छड़ है, इस लोहे की छड़ को, ये मेरा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, मैंने इस लोहे की छड़ को इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा, तो इसका जो इस छड़ का जो राइट सिरा है वो नॉर्थ पोल बन जाएगा और जो लेफ्ट सिरा है वो साउथ पोल बन जाएगा। तो जो चुंबकीय रेखाएं होंगी
वो साउथ पोल से इसमें एंटर होंगी और नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगी, ठीक, चुंबक के भीतर। और बाहर क्या होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी। तो चुंबक के भीतर जो चुंबकीय रेखाओं की दिशा होगी वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, साउथ से नॉर्थ की ओर है, लेकिन बाहर की तरफ क्या होती है, उल्टी होती है, विपरीत होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता क्या है कि चुंबक के भीतर जो होता है, चुंबक के भीतर प्रेरण के कारण चुंबक के जो भीतर होता है वो चुंबकीय बल रेखाओं का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि पहले से ही हमारी चुंबकीय बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं इस दिशा में है, और इसी दिशा में जो हमने पदार्थ रखा उसकी बल रेखाओं की दिशा भी यही है। तो चुंबक के भीतर होता क्या है कि चुंबकीय बल रेखाओं का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व हमारा बढ़ जाता है, ठीक। यहाँ तक समझ में आया बच्चों आप लोगों को? ये हुआ क्या, हमने क्या किया, हमने एक लोहे के टुकड़े को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा। जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में आप रखते हो तो क्या होता है, प्रेरण के कारण ये जो आपका लोहे का टुकड़ा चुंबकित हो जाता है, मतलब एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। तो इसका जो लेफ्ट वाला जो सिरा है वो नॉर्थ पोल, सॉरी राइट वाला जो सिरा है वो नॉर्थ पोल बन जाता है, और लेफ्ट वाला सिरा जो होता है वो साउथ पोल बन जाता है। तो इसमें जो बल रेखाएं होती हैं वो साउथ पोल से छड़ में प्रवेश करती हैं और नॉर्थ पोल की तरफ जाती हैं, ठीक। और नॉर्थ पोल से क्या होती है, छड़ से बाहर निकल जाती हैं। छड़ से जब ये बाहर निकल जाती हैं तो इनकी दिशा क्या होती है, इन छड़ के बाहर जो दिशा होती है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में होती है, और छड़ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है। तो छड़ के भीतर क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाओं का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाता है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हमारी बढ़ जाती है। तो जो चुंबक के भीतर जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं इन्हें हम चुंबकीय प्रेरण रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? चुंबकीय प्रेरण रेखाएं। और किसी चुंबकीय पदार्थ के भीतर उसके एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। किसी चुंबकीय पदार्थ के भीतर उसके एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। मतलब इस मैग्नेट के एकांक क्षेत्रफल से, अगर एकांक क्षेत्रफल से तो उससे लंबवत जितनी भी बल रेखाएं हमारी गुजरेंगी, चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी, उन संख्या को हम कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और उसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब यही मैंने यहाँ लिखा है कि किसी चुंबकीय पदार्थ के भीतर चुंबकीय बल रेखाओं की वह संख्या जो एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरती है ना। चुंबकीय पदार्थ के भीतर उसके एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी कहलाती है। इसे बी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो बी वेक्टर है ये हमारा क्या है? ये हमारा है मैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबकीय प्रेरण। ये हमारा क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन है। और ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन है ये एक सदिश राशि होती है। इसकी जो दिशा होती है, इसकी दिशा क्या होती है? इसकी दिशा किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर दिशा उस बिंदु पर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा द्वारा प्रकट की जाती है। मतलब अगर हम इस बिंदु पर जो भी चुंबकीय बल रेखा की दिशा होगी वही हमारी मैग्नेटिक इंडक्शन की दिशा होगी। और इसका जो मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है या टेस्ला होता है। अब चुंबकन की तीव्रता क्या होती है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होता है? पदार्थ की, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम वेक्टर अपॉन वी। अगर इसमें वी की वैल्यू को 1 कर दें तो आई वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर हो जाएगा, है ना। तो किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न परिणामी चुंबकीय आघूर्ण, या एम क्या है हमारा? चुंबकीय आघूर्ण। परिणामी चुंबकीय आघूर्ण को उस पदार्थ के चुंबकन की तीव्रता, हिंदी में ध्यान रखना बच्चों, एक चुंबकीय तीव्रता भी है वो आगे आएगा, ये चुंबकन तीव्रता, चुंबकन तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं, और इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न परिणामी चुंबकीय आघूर्ण को, एम क्या? परिणामी चुंबकीय आघूर्ण को उस पदार्थ की चुंबकन तीव्रता कहते हैं। ये भी एक ऐसी राशि होती है, एक सदिश राशि होती है। इसका जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर पर मीटर,
जो आई का जो मात्रक होता है वो हमारा क्या होता है, इसका मात्रक होता है एम्पियर पर मीटर। इसका एक फॉर्मूला और भी होता है, आई इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन ए, जहाँ एम क्या है हमारी पोल स्ट्रेंथ, अगर आप लोगों को याद हो ध्रुव सामर्थ्य, ठीक है, जहाँ स्मॉल एम हमारी क्या पोल स्ट्रेंथ या ध्रुव सामर्थ्य। तो किसी पदार्थ की यहाँ से भी एक डेफिनेशन और बनती है कि अगर यहाँ पर ए की वैल्यू 1 हो तो आई इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, एम के, है ना। तो किसी पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न ध्रुव सामर्थ्य को उसकी चुंबकन तीव्रता कहते हैं, उस पदार्थ की चुंबकन तीव्रता कहते हैं। किसी पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न, ए का मान क्या है 1 है, किसी पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न ध्रुव सामर्थ्य को हम उसकी चुंबकन तीव्रता कहते हैं। ठीक, अब आता है चुंबकीय तीव्रता, यानी कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है। वह चुंबकीय क्षेत्र जिसमें जब हम किसी पदार्थ को रखते हैं तो उसके अंदर चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है, उस पदार्थ के अंदर दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, उसे कहते हैं हम चुंबकीय तीव्रता यानी कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और इसे हम एच वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वह चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र जो उसमें रखे गए पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता रखता है। ठीक है, वो वायु चुंबकीय क्षेत्र जो अपने अंदर रखे गए पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता रखता है उसे हम चुंबकीय तीव्रता कहते हैं, उसे एच वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी एक कैसी राशि है, एक वेक्टर राशि, इसका जो फॉर्मूला होता है बी वेक्टर अपॉन म्यू नॉट माइनस आई वेक्टर होता है। ठीक है, जहाँ एच वेक्टर क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, बी वेक्टर क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन है, आई वेक्टर क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी कि चुंबकन की तीव्रता, और म्यू ज़ीरो क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से ये चुंबकीय क्या होगी, चुंबकीय तीव्रता की परिभाषा होगी।